हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग व्याकरण खंड का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम कारक है। कारक व्याकरण खंड के लिए बहुत ही उपयोगी खंड है बच्चों। और ये कारक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इससे हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण दोनों ही खंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा जाए तो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कारक। तो आज जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में, उसका नाम होगा कारक। क्या नाम होना है बच्चों? कारक। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा परिभाषा जानते हैं। कारक होता क्या है? कारक क्या होता है और देखेंगे बोर्ड पे। कारक आज के क्लास में बच्चों हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कारक। पहले इनकी परिभाषाओं को जानते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, यहाँ बच्चों शब्द आया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप। एक बार चर्चा संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जान लिया जाए। क्या आप जानते हैं संज्ञा या सर्वनाम किसे कहते हैं? चलिए मैं एक बार चर्चा करता हूं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या सरलतम शब्दों में ऐसे समझे बच्चों कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, गंगा, किसी शहर का नाम ले ले, पेड़, पशु, ये सब संज्ञा है। और सर्वनाम क्या है बच्चों? तो संज्ञा के बदले में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में हम जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे राम घर जाता है, यहां राम एक संज्ञा है। अगर दूसरा वाक्य यहां कहा जाए वह पढ़ने में तेज है, तो यहां पर वह का जो प्रयोग किया गया यह सर्वनाम है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, यानी ऐसे उदाहरण में ऐसे समझे आप कारक की परिभाषा कि किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम ही कारक कहलाता है बच्चों। किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम रूपी शब्द ही कारक कहलाता है। पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। अभी हमने बताया, अब परिभाषा लिखकर भी समझ लेते हैं। परिभाषा को समझते हैं बच्चों। इनकी परिभाषा क्या होगा? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है। कि संबंध का बोध होता है।
उसे कारक कहते हैं। तो यही परिभाषा है बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। अब इस परिभाषा में कुछ शब्द आए हैं बच्चों, इस परिभाषा में कुछ शब्द आए, उनको समझ लेते हैं। एक शब्द है यहाँ संज्ञा, एक है सर्वनाम और एक है यहाँ वाक्य। ये तीनों को जानना जरूरी होगा कारक समझने के लिए। संज्ञा अभी तुरंत हमने चर्चा किया बच्चों, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा शब्द यहां है बच्चों सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा शब्द है बच्चों यहां पर वाक्य, तीसरा शब्द है वाक्य। शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। एक वाक्य में कई सारे शब्द होते हैं, एक वाक्य में कई सारे शब्द होते हैं, तो किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम वाले जितने शब्द होंगे वो सभी कारक कहलाएंगे। वो सभी क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे राम घर जाता है। वह पटना से हाजीपुर वह पटना से हाजीपुर जा रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, मैं मोहन के लिए फल खरीदता हूं। मैं मोहन के लिए फल खरीदता हूं। ये तीन एग्जाम्पल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं बच्चों, समझते हैं जो परिभाषा हमने बताया क्या वो वहां फिट होता है अथवा नहीं होता है। हमने बताया परिभाषा में कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, तो गौर करेंगे कि राम घर जाता है, वह पटना से हाजीपुर जा रहा है, मैं मोहन के लिए फल खरीदता हूं। तो ये तीनों ही वाक्य हैं, तो ये वाक्य के अंतर्गत आ गया। तो हमने बताया संज्ञा या सर्वनाम रूपी शब्द ही कहलाता है बच्चों कारक। संज्ञा या सर्वनाम रूपी शब्द ही कहलाएगा कारक। तो देखा जाए बच्चों, राम घर जाता है, इस वाक्य में राम संज्ञा शब्द है तो ये कारक कहलाया, घर संज्ञा शब्द है तो ये कारक कहलाया, जाता है एक क्रिया है, जाता है क्या है? एक क्रिया है, इसलिए यह कारक नहीं कहलाएगा। दूसरा उदाहरण में वह पटना से हाजीपुर जा रहा है, वह पटना से हाजीपुर जा रहा है, इस वाक्य में देखते हैं वह, हमने बताया है संज्ञा या सर्वनाम ही कारक होता है। वह यहां पर आप जान गए हैं परिभाषा में, वह एक सर्वनाम है। वह क्या है? संज्ञा के बदले में प्रयोग हुआ सर्वनाम है। पटना नाम है तो यह एक संज्ञा शब्द है, और हाजीपुर ये भी संज्ञा शब्द है। तो हमने कहा परिभाषा में बार बार बच्चों कि संज्ञा या सर्वनाम ही वाक्य में कारक है, सभी शब्द कारक की श्रेणी में नहीं आएंगे। संज्ञा या सर्वनाम रूपी शब्द ही कारक की श्रेणी में आते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए अब तीसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं मोहन के लिए फल खरीदता हूं। मैं यहां पर कर्म का ये कहलाया, यहां पर सर्वनाम, मोहन कारक है, संज्ञा शब्द है,
और फल संज्ञा शब्द है। इस वाक्य में 3 कारक हैं। इस वाक्य में कितने कारक हैं? 3 कारक हैं। चलिए एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक और उदाहरण से समझते हैं। ये आखिरी उदाहरण इसके लिए। लता मधुर गाती लता मधुर गाती है। इस वाक्य में बताएंगे बच्चों कि इसमें कारक कौन है? लता मधुर गाती है, इस सेंटेंस में कारक कौन होंगे? तो देखेंगे, लता यहां पर जो कहलाया बच्चों, लता शब्द कहलाया यहां पर, ये संज्ञा शब्द है, तो इसलिए यह कहलाया बच्चों कारक। लता क्या कहलाया यहां पर? कारक। और मधुर गाती है, मधुर न संज्ञा है न सर्वनाम है, न संज्ञा है न सर्वनाम है, इसलिए वह कारक नहीं कहलाएगा। इस वाक्य में एक ही कारक है, लता। तो कारक की परिभाषा समझे बच्चों एक बार फिर से। संज्ञा या सर्वनाम रूपी शब्द ही वाक्य में कारक है। किसी भी वाक्य का उदाहरण देख ले, उस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम रूपी शब्द ही क्या है बच्चों? कारक है। समझ में आया बच्चों? चलिए, बहुत अच्छे। अब हम लोग इसी से जुड़ा हुआ कारक का ही एक अंग है बच्चों, परसर्ग या विभक्ति या कारक चिन्ह, उसको जानते हैं। परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह क्या होता है? अभी तो हमने सिर्फ कारक जाना, इसके कई भेद भी होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं, उनके भेदों को जानने से पहले परसर्ग क्या होता है, परसर्ग कहिए या विभक्ति चिन्ह कहिए या कारक चिन्ह क्या होता है, ये जानते हैं। एक टॉपिक आया बच्चों, परसर्ग। परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, ये तीनों एक ही हैं बच्चों, ये तीनों एक ही हैं। पहले इनको जानते हैं, होते क्या हैं ये। तो यहां 3 नाम आया बच्चों, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। तो कारक के परिभाषा से ये जुड़ा हुआ है बच्चों कि संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद, संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद जो चिन्ह या प्रत्यय लगे होते हैं उसे ही हम लोग परसर्ग कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद जो चिन्ह या प्रत्यय लगे होते हैं उसे ही क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? परसर्ग। परसर्ग कह लीजिए या विभक्ति चिन्ह कहिए या कारक चिन्ह कहिए, तीनों एक ही हैं। अलग अलग नामों से इनको जाना गया, लोग अलग अलग नाम, लेकिन तीनों एक ही शब्द है बच्चों, परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। क्या है परिभाषा बच्चों? फिर से, संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद जो चिन्ह या प्रत्यय लगे होते, संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद जो चिन्ह या प्रत्यय लगे होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। परिभाषा भी लिखाते हैं बच्चों, परिभाषा के माध्यम से भी जानेंगे। पहले इन्हीं उदाहरणों में देख लेती हैं क्या है। ये जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं बच्चों, वह पटना से हाजीपुर जा रहा है। तो पटना के बाद जो यहाँ से लगा हुआ है, हमने बताया संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद जो चिन्ह या प्रत्यय लगा होता है उसे ही हम लोग कहते हैं परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। तो यहाँ पर से जो हुआ बच्चों, यह विभक्ति चिन्ह कहलाया। क्या कहलाया? विभक्ति चिन्ह, चाहे कारक चिन्ह या परसर्ग कह लीजिए। मैं मोहन के लिए फल खरीदता हूं, मैं मोहन के लिए फल खरीदता हूं। इस वाक्य में के लिए जो है यहाँ पर बच्चों, यही कहलाया विभक्ति चिन्ह। लता मधुर गाती है, इस वाक्य में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, कोई परसर्ग नहीं है।
अब हम उपसर्ग का परिभाषा हमने बोलकर बतलाया, चलिए अब इसको नोट भी कर लेते हैं। कॉपी निकालकर इसको भी नोट कर लीजिए। क्या होता है इसकी परिभाषा? संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम की ठीक बाद जो चिन्ह अथवा प्रत्यय लगे होते हैं, तो चिन्ह अथवा प्रत्यय लगे होते हैं, लगे होते हैं उसे परसर्ग कहते हैं। ये परसर्ग कहते संज्ञा अथवा सर्वनाम के ठीक बाद जो चिन्ह अथवा प्रत्यय। अच्छा बच्चों, चिन्ह का मतलब तो आप समझ गए, चिन्ह क्या होता है? कोई प्रतीक, वो चिन्ह है। और प्रत्यय क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका विस्तार से क्लास अगले क्लास में होगा, फिर कभी पढ़ेंगे इसके बारे में। आज हम कारक के संबंध में ही जानते हैं विशेष रूप से। अभी संक्षेप में इसके बारे में जान लेते हैं प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में या अंत में जुड़ता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहां कहा गया बच्चों कि संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद जो चिन्ह या प्रत्यय लगा होता है उसे ही हम लोग कहते हैं बच्चों परसर्ग। परसर्ग का ही नाम कारक चिन्ह या व्यक्ति चिन्ह होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। जैसे जैसे क्या है बच्चों? इसका जैसे देखते हैं, मैंने श्याम को पीटा। मैंने श्याम को पीटा। इस वाक्य में देख लेते हैं बच्चों, मैंने श्याम को पीटा। इस वाक्य में हम देखते हैं कि मैंने श्याम को पीटा। हमने बताया संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्ह या प्रत्यय लगा होता है उसे ही हम लोग कहते हैं कारक चिन्ह, व्यक्ति चिन्ह या परसर्ग। तो मैंने श्याम को पीटा, तो मैं के बाद जो यहां ने लगा हुआ है, श्याम के बाद को लगा हुआ है, इस वाक्य में ये दोनों कहलाए बच्चों व्यक्ति चिन्ह। कारक चिन्ह भी कह सकते हैं इनको, कुछ लोग इन्हें परसर्ग के नाम से भी पुकारते हैं। इसके एग्जाम्पल में हो सकता है बच्चों नी या को या से या के लिए, ये सब परसर्ग होती हैं। ये सभी क्या होता है बच्चों? परसर्ग होती हैं। इतना हमने जाना अभी तक दो चीजों को, एक कारक के बारे में और दूसरा जाना हमने परसर्ग के बारे में। अब हम आगे जानते हैं बच्चों कि कारक के भेद भी होती हैं। कारक के भेद भी होते हैं, लेकिन उनके अलग अलग तरीकों से भेद बतलाए गए हैं बच्चों। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के 8 भेद होते हैं, पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के 6 भेद ही होते हैं। ये अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हिंदी व्याकरण में, हिंदी के विषय में अगर पूछा जाए कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। और यदि संस्कृत सब्जेक्ट में पूछा जाए कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कितने बच्चों? 6। और हिंदी व्याकरण के अनुसार 8 भेद होती हैं। चलिए देखते हैं इन्हें भी। कारक के भेद, कारक के भेद को हम समझते हैं।
कारक के भेद हम जानते हैं। क्या जानेंगे बच्चों? कारक के भेद। तो क्या बताया बच्चों हमने अभी कि हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के 8 भेद होते हैं, पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार इसके 6 भेद ही होते हैं। दोनों ही बातों को हम लोग नोट कर लेते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी व्याकरण के अनुसार हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के कितने भेद हैं बच्चों? 8 भेद हैं। पर अभी हमने ये भी कहा कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के 6 भेद ही होते हैं, वो भी नोट कर लेते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के 6 भेद होते हैं। कारक के 6 भेद होते हैं। क्या 6 भेद हैं? हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के कितने भेद बच्चों? 8 भेद। और संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के कितने भेद बच्चों? 6 भेद होती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? हिंदी व्याकरण के अनुसार जो 8 भेद हैं और संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो 6 भेद हैं, वो कौन से 2 भेद होते हैं जो हिंदी व्याकरण में हैं पर संस्कृत व्याकरण के अनुसार नहीं माना गया है? प्रयोग होता है संस्कृत में पर भेदों में उसको नहीं गिना गया है। तो वो कौन कौन से भेद हैं उसको जान लेती हैं। तो हम जानते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं और प्रत्येक कारक का कोई ना कोई पहचान चिन्ह भी होता है। प्रत्येक कारक का हर, जैसे कोई व्यक्ति है, डॉक्टर है, तो उसकी पहचान होती है कि वो उजला कोट पहने हुए होता है। एक वकील है, उसकी पहचान होती है वो काला कोट पहने हुए होता है। जैसे आप स्टूडेंट हो, आपकी पहचान है आपके पास स्कूल बैग, यूनिफॉर्म होते हैं या आपके पास बैग होती हैं, तो ये पहचान है कि ये स्टूडेंट का है। ठीक उसी प्रकार से कारक के जितने भेद होते हैं बच्चों, सबका कोई ना कोई पहचान चिन्ह होता है। उस पहचान चिन्ह को ही हम लोग परसर्ग भी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा है। प्रत्येक कारक का अपना कोई ना कोई पहचान चिन्ह भी होता है। वो पहचान चिन्ह क्या है, कारक के नाम क्या क्या है, वो सभी हम जानेंगे, उनकी परिभाषाओं को भी जानते हैं। तो कारक का जो भेद होता है बच्चों, पहला जो भेद है इसका 2 कॉलम में इसको बांट लेते हैं। 2 कॉलम में बांटते हैं, एक तरफ उनके भेद और दूसरी तरफ उनके जो होते हैं बच्चों परसर्ग, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हमने लिख दिया है कारक और दूसरी तरफ हम लोग जानेंगे परसर्ग। दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं परसर्ग। परसर्ग का अर्थ पुनः बताएं बच्चों। परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह, तीनों एक ही होता है। तो कारक के जो भेद होते हैं बच्चों, वो कौन कौन से हैं, पहले नाम जान लेते हैं उनका। सबसे पहला होता है बच्चों कर्ता कारक। सबसे पहला क्या होता है बच्चों? कर्ता कारक। कर्ता कारक जिसका परसर्ग होता है बच्चों सुन्नी अथवा नी।
दूसरा कर्म कारक, जिसका परसर्ग होता है बच्चों शून्य अथवा को। तीसरा करण कारक। तीसरे कारक का नाम, ये क्रमबद्ध रूप से याद रखने में आसानी ये होती है बच्चों कि व्यक्ति चिन्ह हमें या परसर्ग आसानी से याद हो जाएगा। इसका व्यक्ति चिन्ह होता है से अथवा के द्वारा। चौथा होता है बच्चों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसका व्यक्ति चिन्ह होता है बच्चों या परसर्ग के लिए अथवा को। नंबर 5वां होता है बच्चों अपादान कारक। अपादान कारक इसका व्यक्ति चिन्ह या परसर्ग होता है बच्चों से। नंबर 6 होता है बच्चों संबंध कारक। संबंध कारक ये नंबर 6 पर आता है बच्चों, और इसका व्यक्ति चिन्ह सर्वाधिक पहचान चिन्ह या परसर्ग इसी के पास है, का, के, की या इसका एक और होता है बच्चों रा, रे, री। चलिए इसको फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। अपादान कारक का था से बच्चों, संबंध कारक का के, की, इनमें से कोई एक अथवा रा, रे, री। सातवां होता है बच्चों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसका परसर्ग होता है में अथवा पर। और आखिरी है बच्चों संबोधन कारक। संबोधन कारक इसका कोई वास्तविक पहचान चिन्ह नहीं है। इसका कोई वास्तविक पहचान चिन्ह नहीं है, पर प्रयोग के लिए कभी कभी इसके पहचान के तौर पर ए, अरे इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये है बच्चों कारक के 8 भेद का नाम और उनके परसर्ग। नंबर 1 में है बच्चों क्या, कर्ता कारक जिसका परसर्ग है शून्य अथवा नी। कर्म कारक जिसका परसर्ग है शून्य अथवा को। तीसरा है करण कारक जिसका परसर्ग है बच्चों से अथवा के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक जिसका परसर्ग है बच्चों के लिए अथवा को। पांचवा अपादान कारक, पांचवे का नाम अपादान कारक जिसका परसर्ग है बच्चों से। छठा है बच्चों संबंध कारक जिसका सबसे ज्यादा परसर्ग है का, के, की अथवा रा, रे, री होता है बच्चों। सातवां नंबर 7 पर है अधिकरण कारक जिसका परसर्ग मी और पर। और 8वां है बच्चों संबोधन कारक जिसका व्यक्ति चिन्ह तो वास्तव में होता नहीं है, पर प्रयोग के तौर पे कुछ प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हे, अरे, अजी, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें कॉमन बात समझिए बच्चों कि इन 8 में शुरू के जो 7 हैं इनके व्यक्ति चिन्ह
शब्दों के बाद, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं, कारक के बाद। प्रत्येक कारक अपने साथ कोई ना कोई चिन्ह रखता है। तो शुरू के जो 7 हैं, कर्ता कारक से अधिकरण कारक तक, उनके परसर्ग बाद में जुड़ते हैं। पर इकलौता संबोधन कारक ही ऐसा है बच्चों जिसका परसर्ग कारक से पहले ही जुड़ जाता है। जिसका परसर्ग कहां जुड़ जाता है बच्चों? कारक से पहले ही जुड़ता है। से 7 ऊपर के जो 7 हैं उनके परसर्ग बाद में जुड़ते हैं। उनके परसर्ग कहां जुड़ते हैं बच्चों? बाद में जुड़ते हैं। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों कि अगर याद करने के लिए सबसे सरलतम तरीका देखा जाए कि कैसे हम याद करें, कठिन तो है, तो इस कठिनता को दूर करने के लिए जो इसका एकदम आसान तरीका है बच्चों कि कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह हम इतना नहीं याद करके, कर्तानी कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अजी ऐसा बोल सकते हैं। ये कारक हम किसी में नहीं बोलेंगे, ये तो सब कारक के ही भेद हैं, तो सब में हम नहीं बोलेंगे। अभी हमने चर्चा किया था बच्चों कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के 6 भेद होती हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक के 6 भेद होती हैं। तो इन्हीं 8 में से 2 भेद नहीं उसके अंतर्गत गिने जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं तो वो भी जान लेते हैं। नंबर 6 संबंध कारक और नंबर 8 संबोधन कारक। नंबर 6 और नंबर 8 ये संस्कृत व्याकरण में नहीं होता है। इन दोनों को छोड़कर ही 6 भेद होते हैं, इन्हीं को माना गया है। तो ये कारक के 8 भेद हुए बच्चों, और प्रत्येक का परसर्ग आपको याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अगर इस तरीके से याद रखा, क्रमबद्ध रूप से याद रखने के लिए बड़ा आसान तरीका है। कर्तानी कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे अजी। एक बार पुनः फिर से स्मरण करा दूं बच्चों। शुरू के जो 7 हैं, ऊपर के जो 7 हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, इनके परसर्ग अंतमी कारक के इन कारकों के बाद जुड़ते हैं। पर इकलौता एक कारक होगा संबोधन कारक जिसका परसर्ग कारक संबोधन कारक के पहले ही जुड़ जाएगा। शेष सभी कारकों में उनके परसर्ग अंत में जुड़ती हैं, बाद में जुड़ती हैं। इसलिए हमने आपको एक जगह लिखाया भी था, प्रत्यय अंत में जुड़ती हैं। लेकिन एक स्थिति कहा जाए अपवाद के तौर पे, संबोधन कारक ऐसा रहा बच्चों जिसका व्यक्ति चिन्ह पहले ही लग जाना है, परसर्ग पहले ही लग जाता है, तो सभी में बाद में लगते हैं। चलिए अगले स्लाइड में बारी बारी से हम इनकी परिभाषाओं को भी जानते हैं। तो सबसे पहला है बच्चों कर्ता कारक। क्या है बच्चों? कर्ता कारक। तो यहां आपके मन में यह भी प्रश्न उठेगा बच्चों कि सर यहां शून्य अथवा ने लिखा गया, शून्य क्या होता है? तो हम बताएंगे परिभाषा में बच्चों कि किसी भी वाक्य में काम करने वाला को कर्ता कारक कहते हैं। इसकी पहचान होती है बच्चों ने अथवा शून्य। ये क्या होता है? वर्तमान काल और भविष्यत काल के वाक्यों में ने का प्रयोग नहीं होता है, केवल भूतकाल के वाक्यों में ही ने का प्रयोग होता है। जैसे राम घर जाता है, यहां पर जाने का काम कौन किया? राम। और गौर करिए तो राम के बाद ने हमने नहीं बोला है, राम के बाद ने नहीं यहां लगा हुआ है, पर इस वाक्य में राम कर्ता कारक होगा। दूसरा एग्जाम्पल, सोहन ने पुस्तक पढ़ा। सोहन ने पुस्तक पढ़ा, तो गौर करिए सोहन के बाद ने लगा हुआ है। तो ये आसानी से पहचान में आ गया कि ने जो लगा हुआ होगा शब्द वह कर्ता कारक होता है। वह कौन होता है बच्चों? कर्ता कारक होता है। बारी बारी से इनकी परिभाषाओं को थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्ता कारक क्या है? कर्ता कारक
इसी के बारे में चर्चा चल रही थी बच्चों। कर्ता कारक क्या है? किसी भी वाक्य में, कोई भी वाक्य है, वाक्य क्या होता है अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। तो किसी भी वाक्य में काम करने वाला जो होता है उसे ही कर्ता कारक कहा जाता है। काम करने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कारक। एकदम सरलतम परिभाषा, हम उलझे हुए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, एकदम आसान परिभाषाओं को जानेंगे जो हमारे दिलो दिमाग में आसानी से बैठ जाए। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। अथवा किसी भी वाक्य में काम करने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है यही हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। तो हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। परिभाषा बच्चों, किसी वाक्य में, किसी वाक्य में काम करने वाले के अर्थ में, काम करने वाले के अर्थ में, काम करने वाले के अर्थ में काम करने वाले के अर्थ में जो पद प्रयोग किया जाता है, पद प्रयोग किया जाता है, जो पद प्रयोग किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले के अर्थ में, यानी कि काम करने वाला को ही, काम करने वाला को ही क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहेंगे बच्चों? कर्ता कारक। कुछ उदाहरण से इनकी परिभाषाओं को समझते हैं कि कर्ता कारक इसमें कौन है कौन नहीं है। किसी वाक्य में इसको पहचानने की कोशिश करते हैं कुछ उदाहरणों से। जैसे जैसे मैं घर जा रहा हूं। मैं घर जा रहा हूं। हमने बताया कि काम करने वाले के अर्थ में, काम करने वाले के अर्थ में यानी काम करने वाला, इस वाक्य में जाना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है। तो इस जाने के कार्य को कौन कर रहा है? इस वाक्य में जाने के कार्य को कौन कर रहा है? मैं। तो यहां पर मैं कहलाया बच्चों कर्ता कारक। क्या कहलाया? कर्ता कारक। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कलम खरीदा। आपने कलम खरीदा। इस वाक्य में देखिए खरीदना एक क्रिया है। खरीदना क्या है? एक क्रिया है। और इस कार्य को किसने किया बच्चों? आपने कलम खरीदा। इस वाक्य में खरीदने का काम किसने किया? आपने। आप यहां पर कहलाया बच्चों, आप यहां पर कहलाया कर्ता कारक। आप यहां पर क्या कहलाया? कर्ता कारक। अभी इस वाक्य में सिर्फ हम कर्ता कारक को पहचानना सीखेंगे। हमने इसका विभक्ति चिन्ह बतलाया था बच्चों, शून्य अथवा नी। शून्य अथवा नी। तो पहला वाला उदाहरण में शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। गौर करिए, मैं के बाद नी नहीं लगा हुआ है, मैं के बाद नी नहीं लगा हुआ है। पर दूसरा वाक्य में आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि आपने कलम खरीदा, आपके बाद नी है लगा हुआ। तो इस तरह हम कह सकते हैं बच्चों कि आप यहां पर
कौन सा कारक हुआ बच्चों? कर्ता कारक हुआ। यहां पर मैं कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक हुआ। और मैं के बाद जो ने लगा हुआ है बच्चों यहां पर नी, यह क्या है बच्चों? तो ये अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम के ठीक बाद जो लगा रहता है शब्द उसको हम लोग परसर्ग कहते हैं, उसको हम लोग परसर्ग कहते हैं। यानी आप यहां पर संज्ञा शब्द है, चूंकि सर्वनाम है तो ये कारक है कर्ता कारक, और नी हमने बताया था संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्हिया प्रत्यय लगा होता है वह परसर्ग कहलाता है, तो नी यहां पर परसर्ग कहलाया। उम्मीद करते बच्चों आज का क्लास आपको बेहतर समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले दिन के क्लास में पढ़ते हैं। जय हिंद बच्चों।